करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अगर हम यहाँ पर दो बॉडीज़ कंसीडर करते हैं, मान लो एक बॉडी हमारे पास ये है जिसका टेम्परेचर T1 है और अनदर बॉडी हम जो है इसके पास लेके आते हैं सेकंड बॉडी जिसका टेम्परेचर मान लो कितना है T2 है। तो अगर मैं ये सपोज करूँ T1 इज़ ग्रेटर देन T2, मीनिंग T1 टेम्परेचर जो है बॉडी का वो ज़्यादा है और T2 टेम्परेचर क्या है, कम है। तो हमें पता है हीट का जो ट्रांसफ़र होगा एक हॉट बॉडी से किसकी तरफ होता है, कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होगा। तो हीट का ट्रांसफ़र जब होगा, कब तक ट्रांसफ़र होगा, मीनिंग एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ कब तक हीट का ट्रांसफ़र होगा, जब तक दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर जो है वो इक्वल नहीं हो जाता। मीनिंग जब तक क्या नहीं हो जाता T1 इज इक्वल टू T2, तब तक हीट का ट्रांसफ़र होता रहेगा। बट जैसे ही टेम्परेचर क्या हो जाएगा इक्वल, तो हीट का ट्रांसफ़र भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन, ये जो स्टेट आएगी जब T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T2, तब ये दोनों बॉडी जो है एक दूसरे के साथ किस में हो जाएगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। तो इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, टू बॉडीज़ और सिस्टम are said to be in thermal equilibrium if both are at the same temperature, both are at the same temperature, मीनिंग अगर दो बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम है तो उनके बीच में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, और जब हीट का एक्सचेंज नहीं होगा इसका मीनिंग वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट में। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद नेक्स्ट हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, यहाँ पर जीरोथ लॉ को समझने के लिए अगर हम ये कंसीडर करें भी हमारे पास जो है दो सिस्टम हम कंसीडर करते हैं। सबसे पहले सिस्टम ए और सिस्टम बी। मान लो कोई भी हमारे पास सिस्टम है, यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं हमारे पास दो सिस्टम हैं। ये दो सिस्टम हमारे पास हैं और इन दोनों के बीच में हमने एक वॉल लगाई हुई है, ठीक है। और ये सिस्टम ए और ये हमारे पास है सिस्टम बी। इन दोनों के बीच में एक वॉल लगा दी इनको सेपरेट करने के लिए। और ये कैसी वॉल लगाई है हमने, एडियाबैटिक वॉल लगा दी है, एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल का मीनिंग क्या है, ये एक ऐसी वॉल है जिसके अंदर से हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, यानी कि इधर से हीट इधर नहीं जा सकती और बी से हीट ए में नहीं जा सकती। ऐसी वॉल को बोलते हैं हम एडियाबैटिक वॉल। और फिर इन दोनों को हमने एक और अनदर सिस्टम लिया है, सिस्टम, ये हमारा सिस्टम हो गया सी। और यहाँ पर जो ए और सी के बीच में जो वाल है, बी और सी के बीच में जो वाल है, यहाँ पर हमने एक और वाल से इनको सेपरेट कर दिया है। इस वाल को हम बोलते हैं डायाथर्मिक वाल। डायाथर्मिक वॉल। डायाथर्मिक वॉल क्या होती है, अब एक ऐसी वॉल जिसके अंदर से ईजिली हीट का क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके। यानी कि इस वॉल के थ्रू जो है ए से हीट सी में जा सकती है या सी से हीट ए में जा सकती है, ऐसे सी से बी में जा सकती है और बी से सी में जा सकती है। तो मीनिंग क्या है, हमने तीन सिस्टम लिए हुए हैं, एक सिस्टम ए, एक सिस्टम बी। ए और बी को हमने सेपरेट किया किससे, एडियाबैटिक वॉल से, जिसके अंदर से कोई हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। और ए और बी दोनों के साथ हमने एक और सिस्टम जॉइंट कर दिया है सी, जिसके ए और सी के बीच में जो वॉल लगी हुई है, ये वॉल जो है ये है डायाथर्मी वॉल, यानी कि इसके अंदर से हीट का एक्सचेंज हो सकता है। और ऐसे ही यहाँ पर बी और सी के बीच में ये जो वॉल है ये भी कैसी है, डायाथर्मी वॉल है, इसके अंदर से भी हीट का एक्सचेंज हो सकता है। तो एडियाबैटिक वॉल को हम इंसुलेटिंग वॉल भी कह सकते हैं।
इंसुलेटिंग वॉल, यानी कि इंसुलेट करती है, ये हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देती। और डायथर्मी वॉल को हम बोल सकते हैं कंडक्टिंग वॉल, कंडक्टिंग वॉल हम इसको बोल सकते हैं। तो ये याद रखना है। तो अब हम इसकी स्टेटमेंट करते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट क्या बनेगी? टू सिस्टम्स A and B which are separately in thermal equilibrium with a third system C, third system C are also in thermal equilibrium with each other। मीनिंग क्या है? अगर सिस्टम ए और बी सेपरेटली, यानी कि ए बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी भी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में किसके साथ है? सी के साथ है। तो ए और बी ये दोनों आपस में भी किस में होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पर अगर हम ये सपोज करें, अगर ए जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, तो इसका मीनिंग जो टेम्परेचर आएगा, ए का जो टेम्परेचर होगा सिस्टम ए का, वो किसके इक्वल होगा? टेम्परेचर ऑफ सिस्टम सी के इक्वल होगा। अगर मैं यहाँ पर ये सपोज करता हूँ भी यहाँ पर जो टेम्परेचर है, सिस्टम ए का टेम्परेचर T1 है और सिस्टम जो बी है इसका टेम्परेचर T2 है और सिस्टम सी का टेम्परेचर जो है वो T3 है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर इफ सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, इफ system A is in thermal equilibrium with system C, तो टेम्परेचर जो आएगा T1, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा? T2 के इक्वल आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ये लिखूं, इफ सिस्टम B इज इन thermal equilibrium with system C, मीनिंग क्या? अगर बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है तो टी जो हमारा टेम्परेचर टी, ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ T3 आएगा, T3 कर लीजिए इसको। इफ सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी देन T1 इज इक्वल टू T3, और यहाँ पर T2 जो आएगा वो भी किसके इक्वल आएगा? T3 के इक्वल आएगा। तो मीनिंग एक इक्वेशन हमारी ये, दूसरी इक्वेशन हमारी ये, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करके देखें तो यहाँ से क्या आएगा? इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से, तो यहाँ से हमारा T1 जो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? T2 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि T1 का टेम्परेचर जो है, एक ए सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो किसके इक्वल आ जाएगा? सिस्टम बी के टेम्परेचर के इक्वल आ जाएगा। और जब टेम्परेचर इक्वल है तो इसका मीनिंग ए और बी किस में हो जाएंगे? हेंस सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम बी, और यही हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। मीनिंग अगर ए हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसके साथ? सी के साथ, और हमारा जो बी है वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसके साथ? सी के साथ, तो हमारा ए और बी जो आएगा वो भी आपस में क्या आएगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी का। सबसे पहले हम हीट की बात करेंगे। हीट एनर्जी क्या होती है? तो ये एनर्जी होती है
that is transferred between a system and its surroundings whenever there is temperature difference between system and surroundings is called heat. मीनिंग क्या है, एनर्जी एक तरह की एनर्जी की फॉर्म होती है जो ट्रांसफ़र होती है किसी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, जब उनके बीच में किसका डिफरेंस होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग में अगर किसका डिफरेंस है, टेम्परेचर का डिफरेंस, और टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, यानी कि एनर्जी की जिस फॉर्म का ट्रांसफ़र होगा उस फॉर्म को एनर्जी की हम बोलते हैं क्या, हीट एनर्जी। अब देखो हीट एनर्जी के लिए हमारे पास कुछ साइन कन्वेंशंस है। हीट एनर्जी को कब हम पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे, तो हीट एनर्जी को हम जो है रिप्रेजेंट करेंगे लेटर कैपिटल क्यू से, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से हम जो है हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग देन हीट इज टेकन एज पॉजिटिव। मीनिंग क्या, हीट को हम पॉजिटिव लेंगे, कब पॉजिटिव लेंगे, हीट इज टेकन positive when transferred from surrounding to a system। यानी कि सराउंडिंग से जब हीट एनर्जी सिस्टम के अंदर मूव करेगी तब हम हीट एनर्जी को क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे। और दूसरा पॉइंट हमारा है, हीट को हम नेगेटिव कब लेंगे, हीट इज टेकन नेगेटिव व्हेन ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू इट्स सराउंडिंग। यानी कि सिस्टम से जब उसकी सराउंडिंग में जो है हीट का ट्रांसफ़र होगा तब सिस्टम की हीट डिक्रीज हो जाएगी, हीट डिक्रीज होगी तो हीट को क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। तो ये साइन कन्वेंशन बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वर्क क्या होता है, और वर्क किस तरह के वर्क की बात कर रहे हैं, हम मैकेनिकल वर्क की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क। तो मैकेनिकल वर्क की बात कर रहे हैं, मीनिंग कहीं ना कहीं गैस के एक्सपेंशन की या कंप्रेशन की बात यहाँ पर आएगी। तो सबसे पहले डेफिनेशन कर लेते हैं, वर्क इज सेड टू बी डन if a body or a system, मीनिंग वर्क हम बोलेंगे हुआ है जब एक बॉडी या एक सिस्टम जो होगा मूव्स थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस in the direction of फिनिशन कर चुके हो। ये अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में अगर कोई सिस्टम मूव करता है तो हम बोलते हैं वर्क डन हुआ है। अब देखो यहाँ पर हम जो बात करेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन की बात करेंगे। अगर हम एक सिलेंडर लेते हैं, कोई भी सिलेंडर हम सपोज करते हैं, ये हमने एक सिलेंडर ले लिया है और इसके अंदर हमने एक जो है पिस्टन लगा लिया यहाँ पर। ये एक पिस्टन लगा दिया जो कि मूव कर सकता है, जैसा कि पिचकारी में होता है। इसको हम मूव करवा सकते हैं अंदर या बाहर की तरफ। और इस पिस्टन के ऊपर हम फोर्स लगा करके, मान लो इसका एरिया जो है सिलेंडर का जो एरिया है वो ए एरिया है, और हम इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं एफ, और ये मूव कर जाता है, मान लो अंदर की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, तो प्रेशर जो अप्लाई किया हमने, कितना अप्लाई किया हुआ प्रेशर P। देखो हम ये सपोज करते हैं कि यहाँ पर हमारी गैस फिलअप है
और दो केस हो सकते हैं, तो हम गैस के ऊपर फोर्स लगाएं अंदर की तरफ, या गैस क्या लगाए, फोर्स लगाए बाहर की तरफ। अगर मैं सपोज करता हूँ ये हमारा जो है इनिशियल वॉल्यूम था, यहाँ पर कोई गैस जो है फिलअप है, और इनिशियल वॉल्यूम जो है वो कितना है, V1 जो है, Vi जो है इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस। और गैस फिर पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाती है इस तरह से, तो पिस्टन पीछे की तरफ मूव करेगा। मान लो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है पिस्टन का वो कितना हुआ है, dx डिस्प्लेसमेंट हुआ है। dx क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन हमें निकालना है, उससे पहले हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मैं सपोज करूँ यहाँ पे जो प्रेशर गैस ने एक्सर्ट किया है वो P प्रेशर एक्सर्ट किया है। P क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। तो फोर्स जो आएगा हमें पता है, फोर्स जो होता है दिस इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होता है, प्रेशर इनटू एरिया। अब अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हुआ है, डिस्प्लेसमेंट फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, dx, तो वर्क डन भी स्मॉल आएगा। तो स्मॉल वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन कौन कर रहा है, गैस कर रहा है, बाय द गैस। तो ये वर्क डन जो आएगा स्मॉल आएगा। अब वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है F डॉट dx होता है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो F dx लिख सकते हैं हम इसको। और F को हम लिख सकते हैं यहाँ पे P इंटू ए, और ये dx, और एरिया इंटू dx, ये क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम में चेंज आया है। तो वर्क डन जो आएगा, वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, दिस इज इक्वल टू P इंटू dv, मीनिंग इसको हम बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। अब अगर मैं ये सपोज करूँ गैस जो है वो एक्सपैंड हो रही है V1 वॉल्यूम से V फाइनल वॉल्यूम तक गैस एक्सपैंड हो रही है, तो वर्क डन जो आएगा, टोटल वर्क डन जो आएगा वो हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, P dV, और V इनिशियल से V फाइनल, ऐसे हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब अगर मैं ये सपोज करूँ वॉल्स जो है, ये वॉल जो है ये कंडक्टिंग वॉल्स है। कैसी वॉल है, कंडक्टिंग वॉल। अगर कंडक्टिंग वॉल है तो सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस होगी वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ट्रांसफ़र हो सकती है। तो टेम्परेचर क्या रहेगा यहाँ पर, कांस्टेंट रहेगा। तो P जो है प्रेशर को भी हम बाहर ले लेते हैं P, और इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, dV का, V इनिशियल से V फाइनल। तो dV का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। तो यहाँ से जो वर्क डन आएगा, प्रेशर V, और लिमिट जो आएगी V इनिशियल से V फाइनल। तो वर्क डन जो आएगा दिस इज इक्वल टू P, और पहले लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट V फाइनल माइनस में क्या हो जाएगा, V इनिशियल। तो ये हमारा वर्क डन आ जाएगा यहाँ से, मीनिंग वर्क डन जो आया प्रेशर फाइनल वॉल्यूम माइनस में इनिशियल वॉल्यूम। तो यहीं से हम जो है यूज कर सकते हैं अभी, कब हम वर्क डन को पॉजिटिव लेंगे, कब वर्क डन को नेगेटिव लेंगे। तो वर्क डन पॉजिटिव कब आएगा, पॉजिटिव वर्क डन, साइन कन्वेंशन लगाते हैं इसके लिए भी, पॉजिटिव वर्क डन को हम पॉजिटिव कब बोलेंगे, मीनिंग अगर यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम जो है अगर वो क्या हो, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा हो किससे, इनिशियल वॉल्यूम से, मीनिंग गैस एक्सपेंड करे, गैस क्या करे, एक्सपेंड, गैस का एक्सपेंशन हो, एक्सपेंशन ऑफ गैस, फॉर एक्सपेंशन ऑफ गैस, वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन पॉजिटिव आएगा। सेकंड केस है नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क कब लेंगे हम, अगर यहाँ पे हमारा फाइनल वॉल्यूम जो है इनिशियल वॉल्यूम से क्या हो जाए, कम, यानी कि कंप्रेशन हो रहा है, गैस का क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया गैस का, और गैस का कंप्रेशन हो गया तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। अब गैस कंप्रेस कब करेगी, जब बाहर से हम फोर्स लगाएंगे। बाहर से फोर्स लगाने का मीनिंग क्या है, जब सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करेगा, यानी कि अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं, वर्क डन इज ऑन द सिस्टम है, ये क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम के ऊपर अगर वर्क हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव। इफ गैस एक्सपैंड कर रही है यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम को हम क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव वर्क लेके चलेंगे, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कब हम वर्क को पॉजिटिव लेंगे, कब वर्क को नेगेटिव लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटरनल एनर्जी क्या होती है। अब देखो सिस्टम के अंदर की एनर्जी,
सिस्टम के अंदर है क्या है, गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स है, और गैस के मॉलिक्यूल के पास दो तरह की एनर्जी हो सकती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। तो मीनिंग क्या है, इंटरनल एनर्जी जो है इन दोनों एनर्जी के सम को बोलते हैं हम। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, डेफिनेशन कर लेते हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम is defined as the sum of the kinetic energy of kinetic energy potential energy of the particles of the system। मीनिंग सिस्टम के जो पार्टिकल है जिनसे मिलके वो बना हुआ है, तो उनकी जो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी है उनके सम को हम बोलते हैं क्या, इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी के लिए हम सिंबल यूज करते हैं यू। यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, इंटरनल एनर्जी। तो ये इंटरनल एनर्जी के लिए सिंबल यूज करेंगे। तो इंटरनल एनर्जी एक तरह से, वैसे हम इसको अगर लिखना चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी समीशन काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। टोटल एनर्जी के सम को हम यहाँ पर राइट करेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए भी साइन कन्वेंशन हमारे पास है, साइन कन्वेंशन। तो इंटरनल एनर्जी को पॉजिटिव कब लेना है, जब सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज करती है। सिस्टम की एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज। अगर सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज करेगी तो हम उसको लेंगे पॉजिटिव। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज टेकन पॉजिटिव, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज टेकन पॉजिटिव। और दूसरा नेगेटिव कब लेंगे, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी को, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज टेकन नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट यहाँ पर हमारा जो है ये था इंटरनल एनर्जी का।